हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईबीपीएस की ओर से जो एसओ यानी एसओ का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो पोस्टें होती हैं वो यहाँ पर निकाली जाती हैं दोस्तों आईबीपीएस की ओर से। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की निकाली जाती हैं और इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहती है दोस्तों, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है और कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आईबीपीएस की ओर से जो एसओ की जो वैकेंसी रिलीज की जाती है, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तो उसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी बैंक्स होते हैं दोस्तों, बैंक्स में जो भी वैकेंसी खाली रहती है तो वो क्या करता है कि आईबीपीएस को ऐसा बोलता है, जो बैंक्स होते हैं वो आईबीपीएस से कांटेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे बैंक्स में इस तरह की जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं, इसलिए आप यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन निकालिए, आप रिक्रूट कीजिए। ठीक है, तो आईबीपीएस की ओर से ही यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाता है, यानी जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो आईबीपीएस की ओर से ही यहाँ पर होती है। लेकिन आपको जो काम करना होता है वो बैंक्स में होता है, जो भी बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होंगे उनमें आपको काम करना होता है। अब कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है वो सारी चीजें अभी मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर दोस्तों प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर पोस्टें एसओ की जो पोस्टें यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो पोस्टें रिलीज की जाती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी पोस्टें रिलीज की जाती है। सबसे पहले आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट रिलीज की जाती है। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट की यहाँ पर पोस्टें जो हैं वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में यहाँ पर निकाली जाती है। इसी तरह से राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट की पोस्टें रहती है इसमें। लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट यहाँ पर रहती है इसमें। एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट की यहाँ पर पोस्ट रहती है और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की यहाँ पर जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर इस तरह की रिलीज की जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं, इसमें कई तरह के पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो पोस्टें यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिलीज की जाती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपका 2 टायर्स में एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन ही होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम लिया जाता है, जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाता है तो फिर आपको मेन एग्जाम जो ऑनलाइन ये भी रहता है मेन एग्जाम, उसमें आपको अपीयर होना पड़ता है। और जब आपका प्रीलिम एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेन एग्जाम भी आपका क्लियर हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब आपको बुलाया जाता है दोस्तों इंटरव्यू के लिए। और फाइनली जब आपका इंटरव्यू भी हो जाता है तो फिर आपको दोस्तों अलॉट किया जाता है, या वो बैंक जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं उसमें जो भी यहाँ पर पोस्ट रखी होगी उसमें आपको वो पोस्ट जो है वो अलर्ट की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं आगे चलकर और भी डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए आप बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, तो ये बैंक्स और भी ऐड हो सकते हैं आगे चलकर जो भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये अभी प्रीवियस नोटिफिकेशन है जिस बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं दोस्तों जिनमें आपको यहाँ पर काम करना होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया दोस्तों जो है प्रीलिम एग्जाम लिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाता है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं, फिर आपका जो है वो फाइनली यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट जो है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मैं यहाँ पर आपको जिस नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर फरवरी 2024 जो है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फरवरी या फिर मार्च में यहाँ पर जो है वो कॉल लेटर्स इंटरव्यू के लिए डाउनलोड किए जाएंगे
और आपका इंटरव्यू जो है फरवरी मार्च 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगी वो अप्रैल 2024 में होने वाली है। ठीक है, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप इनकी वेबसाइट जो आईबीपीएस की वेबसाइट है, क्योंकि इनकी ओर से ही यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाती है, नोटिफिकेशन इन्हीं की ओर से निकाली जाती है, इन्हीं की ओर से दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो इसीलिए आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर ही विजिट करना होगा। इनकी वेबसाइट में आपको टच में रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर डिटेल के लिए, अपडेट के लिए। ठीक है, वेबसाइट क्या है? www.ibps.in, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर किसी भी यूटी या फिर स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी यूटी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आईबीपीएस की ओर से यहाँ पर रिलीज की जाती हैं। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 20 साल रखी जाती है, 30 साल ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST से बिलोंग करते हो, तो 5 साल का फर्दर आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD कैटेगरी से अगर आप आते हो, आपको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों जो 1984 रियॉर्ड्स में अफेक्टेड हुए हैं, उनको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितना क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसके लिए हमें स्क्रॉल करना होगा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में भी आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ मेन चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट कैडरी की जो पोस्टें हैं, उसमें जो आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्टें निकाली जाती हैं, इसके लिए मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 30 साल अनरिजर्व वालों के लिए है, और कैटेगरी वालों को तो रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, 4 साल की इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने जो है इंजीनियरिंग की है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग की है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और में यहाँ पर क्या बताया गया है, और में इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ठीक है, और यहाँ पर और में बताया गया है कि अगर इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने पास किया है डॉइक बी लेवल जो है आपने पास किया है, तो भी आप यहाँ पर जो आईटी ऑफिसर की पोस्ट स्केल फर्स्ट की है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट रहती है, इसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। इसी तरीके से दोस्तों राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट की पोस्ट निकाली जाती है, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने हिंदी में अगर की है तो इंग्लिश आपका एक आध सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, या फिर दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने संस्कृत में की है तो इंग्लिश और हिंदी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए लॉ के अंदर, यानी LLB आपने किया होना चाहिए, एंड एनरोल्ड एज ए एडवोकेट विद बार काउंसिल, यानी आप एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट आप जो है एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल के साथ में। ठीक है, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो HR पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट निकाली जाती है, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर दोस्तों 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR HRD सोशल वर्क, या फिर लॉ लेबर लॉ आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। और सबसे लास्ट पर फिर यहाँ पर देख सकते हो मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो पोस्ट निकाली जाती है, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 साल का फुल टाइम का आपने MMS यानी मार्केटिंग, या फिर 2 इयर्स का फुल टाइम MBA मार्केटिंग आपने किया होना चाहिए, या फिर 2 इयर्स का फुल टाइम PGDBA या फिर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग आप होने चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आप मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जितनी भी यहाँ पर पोस्टें स्पेशलिस्ट यानी एसओ की यहाँ पर निकाली जाती हैं, उनके लिए एज यहाँ पर मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 साल जो है रखी जाती है अगर आप ऑन रिजर्व से आते हैं, और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो फीस आपको ओनली ऑनलाइन पेमेंट यानी ऑनलाइन आपको जो है फीस पे करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 175 रुपीज यहाँ पर फीस लगती है। और इसके अलावा बाकी जो भी अदर कैंडिडेट है, अदर कैटेगरी SC ST और PWD कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 850 रुपए फीस पे करना होगा उनको, और ये फीस आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। क्लियर हो गया दोस्तों। और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रीलिम एग्जाम में दोस्तों फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, यानी जो राजभाषा अधिकारी की पोस्ट रहती है और लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है उनके लिए ये सिलेबस है यहाँ पर प्रीलिम एग्जामिनेशन का। जो आपका प्रीलिम एग्जाम लिया जाता है तो उसका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चंस होंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से आपके क्वेश्चंस 50 होंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। मीडियम आगे आप यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जो यहाँ पर रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, तो आपकी चॉइस रहेगी। आप हिंदी में भी यहाँ पर चूज कर सकते हो, इंग्लिश में अगर आप चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो। आगे ड्यूरेशन देख लीजिए, 40-40 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है जो IT ऑफिसर की पोस्ट रहती है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की और HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट रहती है उसके लिए जो आपका प्रीलिम एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के होंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये जो पोस्ट हैं यहाँ पर IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट रहती है उसमें यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं। टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि 125 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। और टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर 40-40 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। 40 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 40 मिनट रीजनिंग के लिए और 40 मिनट आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर आ जाता है मेन एग्जाम। ठीक है, जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा फिर मेन एग्जाम जो है आपको देना होता है। तो जो भी यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पर जो है मेन एग्जाम देना होता है, उनको यहाँ पर अपीयर होना पड़ता है मेन एग्जाम देने के लिए। तो मेन एग्जाम में जो यहाँ पर लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहती है उसमें मेन एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स के रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका मीडियम रहता है। और 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पर टेस्ट के लिए। ठीक है, 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है और ये प्रोफेशनल नॉलेज से ही आपको क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। और जो राजभाषा अधिकारी की पोस्ट रहती है तो उसमें मेन जो आपका एग्जाम रहता है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है उससे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता है जिससे 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टोटल 60 मार्क्स का रहता है। दोनों का यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम है, आप किसी में भी दे सकते हो। 30-30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी कि दोस्तों
प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, और आपके ही प्रोफेशनल नॉलेज से डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, तो इसके लिए भी 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। टोटल यहाँ पर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी जो है वो रहने वाली है, तो इसलिए आप ध्यान से जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको ध्यान से आप चूज कीजिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर काटे जाते हैं, वो भी यहाँ पर कहीं पर मेंशन होगा, देख सकते हो यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, बोथ ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम में भी और ऑनलाइन मेन एग्जाम, यानी मेन एग्जाम जो आप दोगे उसमें भी पेनल्टी आपको पड़ेगी, और अगर आप प्रीलिम एग्जाम दोगे उसमें भी आपको पेनल्टी पड़ेगी अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर, गलत आंसर देते हो। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन चूज कीजिए जिसमें आप 100% श्योर होते हैं, उसी क्वेश्चन को आप चूज कीजिएगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है उसमें पेनल्टी होगी, रॉन्ग आंसर आप देते हो। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 0.25 के आपके मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाते हैं, काटे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से आप यहाँ पर चूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। तो कई सारे इनके सेंटर्स हैं इंडिया में जहां पर आपका जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम, वो कंडक्ट कराया जाएगा। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम एंड दोज फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम इज अवेलेबल इन एनेक्सर 2। ठीक है, एनेक्सर 2 में यहाँ पर जो है वो टेंटेटिव सेंटर्स की लिस्ट भी बताई गई है, जो कि इंडिया के कई कई सारे, इंडिया में कई सारी जगह पर सेंटर्स हैं इनकी, जो अभी हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जगह पर इनके सेंटर्स हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम। तो जो भी कैंडिडेट मेन एग्जाम में जो है शॉर्टलिस्ट होता है उनको ये यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, टू बी कंडक्टेड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक, जो कि कंडक्ट कौन कराता है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय नोडल बैंक्स इन ईच स्टेट यूटी विद द हेल्प ऑफ। तो आईबीपीएस की हेल्प से जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होंगे उनकी कंडक्टेड बाय पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑर्डिनेटेड बाय नोडल बैंक्स। तो जो नोडल बैंक्स होंगे हर एक स्टेट या फिर यूटी में विद द हेल्प ऑफ आईबीपीएस, तो ये यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्ट सेंटर्स, द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू। तो जो सेंटर होगा, कौन सी जगह पर आपको जाना होगा और जो टाइम और डेट रहेगी वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म की जाएगी। जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इनकी ओर से दोस्तों कि कहाँ पर आपको जाना होगा। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी टोटल मार्क्स रहते हैं इंटरव्यू के वो यहाँ पर 100 रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40% से लेस आपके जो है इंटरव्यू में नहीं होने चाहिए। और जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है उनको 35% से जो है वो लेस नहीं होने चाहिए इंटरव्यू में आपके, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर ये लिस्ट भी बताई गई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ रखने हैं। तो ओरिजिनल भी अपने साथ में रखने हैं और डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपीज भी आपको अपने साथ में रखनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले प्रिंट आउट आपने निकालना है, जो आपका कॉल लेटर होगा, वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर का आपको प्रिंट आउट निकालना है। और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो 10th की मार्कशीट रहती है वो आप अपने साथ में रखोगे, और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी भी अपने साथ में रखोगे दोस्तों। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप अपने साथ में रखोगे, मार्कशीट्स आप सारी अपने साथ रखोगे, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आप अपने साथ में रखोगे। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो आप अपने साथ में रखोगे। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है दोस्तों, आप यहाँ पर जो है अपने साथ में रखोगे। तो एक बार यहाँ पर एक चेक कर लेना और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और इनकी फोटोकॉपीज आप अपने साथ में
लेकर जाओगे जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 या जिस भी ईयर में आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो उस ईयर में जो भी वैकेंसीज फिलअप करनी होंगी दोस्तों, on the business needs of the participating bank and as reported to the IBPS। तो IBPS को जो भी यहाँ पर बैंक्स ने बताया होगा कि उनको कितनी नीड्स हैं, कितनी वैकेंसीज जो है वो फुलफिल करनी है, तो उसी बेसिस पर फिर आपकी यहाँ पर आगे अलॉटमेंट जो है वो होने वाली है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड विल बी प्रोविजनली अलॉटेड टू वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो आपको एक आध बैंक जो है, एक आध पार्टिसिपेटिंग बैंक में जो है वो एक आध पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो अलॉट किया जाएगा आपको, बेस्ड ऑन द मेरिट कम प्रेफरेंस कीपिंग इन व्यू द स्पिरिट ऑफ द गवर्नमेंट गाइडलाइन और रिजर्वेशन पॉलिसी वेरियस गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया others from time to time। Vacancies given in this notification are indicative, provisional allotment shall be done on the basis of actual vacancies to be reported by the participating bank. Candidates should not claim indicative vacancies as final for a provisional allotment. No change in the data already registered by the candidate in the online application form is possible। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो आपको एक आध पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो अलर्ट किया जाएगा। डिपेंड करेगा दोस्तों कि यहाँ पर आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वहाँ के लिए कितनी क्या वैकेंसी है और आपका स्कोर क्या रहा है यहाँ पर इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर जो है वो देखी जाती है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो बैंक अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन क्या है, आपको प्रीलिम एग्जाम निकालना, उसके बाद मेन एग्जाम निकालना, फिर इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद ही दोस्तों फिर आपको जो है आपकी जो आपको जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो आपको अलर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मोड। अभी भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि मार्क्स आपको जो है वो कंपलसरी लगा के जाना है। ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट जो रहती है जिसके आर पार आप देख सकते हो, वो आपको पानी की बोतल आप ले सकते हो। हैंड सैनिटाइजर 50 ml का आप ले सकते हो। एक सिंपल सा पेन और ब्लू इंक स्टैम्प पैड आपको वहां पर भी मिल जाता है दोस्तों, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो आप अपने साथ ले सकते हो। और जो एग्जाम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि कॉल लेटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड ओरिजिनल या फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड, या फिर वन एडिशनल फोटो एक मतलब एडिशन में भी एक फोटोग्राफ अपना साथ में ले सकते हो आप। तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक बार आप रीड कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाउ टू अप्लाई, इन्होंने बताया किस तरीके से आपको अप्लाई कर, तो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन में आपको जो है किस किस फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो हैं वो अपलोड करने होते हैं यहाँ पर। जैसे कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है, सिग्नेचर, लेफ्ट जो हैंड है आपका दोस्तों, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको अपलोड करना होता है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको जो है वो अपलोड करना होता है। तो ये कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको अगर आप खुद से अगर फॉर्म को फिलअप करोगे तो अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आप कहीं पर कैफे में जाके दोस्तों आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ऑलरेडी इन चीज़ों का जो है नॉलेज होता है, तो आपको वहाँ पर ओनली यहाँ पर बताना है और डॉक्यूमेंट वगैरह उनको जो है वो दिखाने हैं, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है, तो ऑनलाइन ही आपको ये पेमेंट जो है वो करनी होती है। और दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर एक खास चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो ईमेल आईडी दोगे, ठीक है, ईमेल आईडी मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ईमेल आईडी और जो फोन नंबर रहता है वो आप दोस्तों करेक्ट दीजिए, वैलिड दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी इनकी ओर से कम्युनिकेशन या जो भी इनकी ओर से जो है कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है या फिर फोन में एसएमएस के द्वारा भी आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है।
और इसके साथ ही साथ इनकी वेबसाइट जो रहती है आईबीपीएस की जो वेबसाइट है www.ibps.in, तो इनकी वेबसाइट पर भी आप जो है वो रेगुलरली चेक करते रहिएगा, इन टच में रहिए किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर अपडेट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और बेल आइकन पर भी दोस्तों आप प्रेस करके रखिए ताकि इसी तरह की जो वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मैं आपको पहले ही बताने वाला था दोस्तों कि यहाँ पर जो इन्होंने सेंटर्स बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर्स जो है इन्होंने एक बार ये भी आप देख लीजिए, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है। फील्ड ऑफिसर्स की कितनी वैकेंसी है, सेंट्रल बैंक में जो है कितनी क्या वैकेंसी है, उसकी यहाँ पर लिस्ट इन्होंने बताई है 2024-2025 में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 60 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 30 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 108 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 162 वैकेंसी, टोटल 400 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में देख सकते हो यहाँ पर पोस्टें हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्टें हैं दोस्तों ये क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की, ठीक है। और आगे बैंक देख सकते हो कौन से बैंक में कितनी क्या पोस्ट है। इस तरीके से एचआर पर्सनल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर कौन से बैंक में कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में एससी वालों के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व वालों के लिए 7 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते हो कितनी क्या पोस्ट है। तो ये आपको देखना है दोस्तों कि किस बैंक में कौन सी पोस्ट के जो कौन सी जो एसओ की पोस्ट है उसमें कितनी क्या, किस बैंक ने कितनी क्या पोस्टें जो है वो रखी हैं। जैसे आईटी ऑफिसर्स में अगर आप देखोगे तो आईटी ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें इंडियन ओवरसीज बैंक ने 3 पोस्टें यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो पोस्टें वो यहाँ पर निकाली हैं, टोटल 20 पोस्टें निकाली हैं। पंजाब नेशनल बैंक में देख सकते हो यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसी निकाली है, ठीक है। लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देख सकते हो कौन से बैंक ने कितनी क्या पोस्टें निकाली हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए देख सकते हो कौन से बैंक ने कैटेगरी वाइज जो है कितनी जो वैकेंसी है वो निकाली है। जैसे कि मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए यहाँ पर टोटल 700 पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। फिर यहाँ पर राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट की पोस्ट है, देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी है इनकी ओर से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी वैकेंसी है, इंडियन ओवरसीज बैंक में भी वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए तो 41 यहाँ पर टोटल पोस्टें इनकी ओर से निकाली गई हैं, ठीक है। तो इन पोस्टों के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका प्रीलिम एग्जाम लिया जाएगा, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो क्या होगा, मेन एग्जाम आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर आपको ये जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनमें जो भी वैकेंसीज रहती है वो आपको अलर्ट की जाती है, ठीक है, जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मेन जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो सेंटर्स हैं, कौन कौन सी जगह पर जो है आपके सेंटर्स होने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के लिए प्रीलिम एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा पोर्ट ब्लेयर, और मेन एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पर ही रहेगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ के लिए देख सकते हो चंडीगढ़ और मोहाली, यहाँ पर प्रीलिम एग्जाम आपका होगा, और चंडीगढ़ मोहाली ही आपका मेन एग्जाम भी होगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए देख सकते हो भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर जो है आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा, और रायपुर जो है मेन एग्जामिनेशन आपका मेन एग्जाम जो जब आपका लिया जाएगा तो रायपुर आपका सेंटर्स रहने वाला है। दिल्ली के लिए देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली जो यहाँ पर यूटी है दोस्तों, इसका जो प्रीलिम एग्जाम है यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, और मेन एग्जाम जो है वो भी आपका यहाँ पर ही रहने वाला है। इसी तरीके से गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर जो आपका प्रीलिम एग्जाम है वो बिलासपुर, हामिरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सोलन में होने वाला है। और जो मेन एग्जाम आपका लिया जाएगा वो बिलासपुर, हामिरपुर, शिमला और सोलन में लिया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के लिए देख सकते हो जम्मू, सांबा और श्रीनगर में आपका प्रीलिम एग्जाम लिया जाएगा और मेन एग्जाम जो है वो जम्मू और श्रीनगर में लिया जाएगा। इस तरीके से केरला, कर्नाटका, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग जो है हर यूटी या फिर हम स्टेट की बात करें, आपको यहाँ पर सेंटर्स जो है देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।